जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके थे। 2 क्वेश्चन कौन कौन से, दूरस्थ शिक्षा से आप क्या समझते हैं जो इम्पोर्टेंट है, और नवोदय विद्यालय के उद्देश्यों सहित महत्व लिखी। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग देख चुके थे। अभी हम लोग देखेंगे कौन, प्रौढ़ शिक्षा से आप क्या समझते हैं। प्रौढ़ शिक्षा के लाभ एवं उपयोगिता बताइए, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रौढ़ शिक्षा आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। और ये देखिए प्रौढ़ शिक्षा एक इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और दूसरा 2 क्वेश्चन और बचा, नवाचार को लाने में शिक्षा को क्या भूमिका है, ठीक है, अथवा शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहित करने में यूनिसेफ की क्या भूमिका है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों क्वेश्चन एक ही है, आप एक याद कर लेंगे ना तो ये दोनों में लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही आंसर लिख देना। ये हम लोग इसको देखते हैं, शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहित करने में यूनिसेफ की क्या भूमिका है। अगर ये क्वेश्चन आता है तब पर भी आप यही लिख देंगे आंसर, अगर ये आता है तब पर भी वही लें, दोनों में एक ही लिख दीजिएगा, नंबर आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले प्रौढ़ शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और वीडियो थोड़ी भी आपके लिए यूजफुल हो यार तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हैं हम लोग आगे अपने आंसर की तरफ। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि जो देखने वाले हैं प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता, क्या प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकताएं हैं, और उपयोगिता और महत्व, क्या उपयोगिता है क्या महत्व है, ये हम सब देखेंगे प्रौढ़ शिक्षा में। तो चलिए चलते हैं। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि मेरे वीडियो के 100% में केवल 4% लोग सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगती है और मेरा चैनल नया है तो ज़रूरत है मुझे सब्सक्राइबरों की, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रौढ़ शिक्षा पे पहले आपको लिखना है निबंध। तो ये उसकी रूपरेखा है, ठीक है। रूपरेखा कैसे कि ये हेडिंग से कह सकती हैं, हेडिंग से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं कि हेडिंग्स की, कि आपको लिखने में आसानी हो, क्योंकि पेपर में हेडिंग्स काफ़ी मायने रखते हैं। क्योंकि जो टीचर होते हैं पेपर चेक करने वाले वो हेडिंग्स को देखते हैं कि बच्चे ने कितने अच्छे हेडिंग्स डाले। उनके पास उतना टाइम नहीं होता कि अंदर के मटेरियल को पढ़ें, ठीक है। तो हेडिंग्स देखते हैं। तो ये आपको पहला प्रस्तावना लिखना पड़ेगा, फिर भारत में साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ, प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य, प्रौढ़ शिक्षा के तकनीकी अनुदेशकों की भूमिका, दूरदर्शन की भूमिका, प्रौढ़ शिक्षा के राष्ट्रीय कर्तव्य, प्रौढ़ शिक्षा जन आंदोलन, फिर आपको नीचे उपसंहार लिखना पड़ेगा। ये आपके 10 हेडिंग लिखने होंगे, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत। तो आइए चलते हैं पहले प्रस्तावना के में कि प्रस्तावना में क्या आता है। देखिए चलिए आप ऐसे पहले ऊपर देखिए डाल लीजिएगा हेडिंग प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना हेडिंग डालिएगा। प्रस्तावना हेडिंग डालने के बाद इसमें देखते हैं निरक्षरता किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा अभिशाप है, ठीक है। निरक्षरता किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा अभिशाप है। शिक्षा केवल रोजगार के साधन ही सुलभ नहीं करती, अपितु व्यक्ति के बहुमुखी विकास में भी सहायक होती है। शिक्षित व्यक्ति का मानसिक विकास तो होता ही है, साथ ही उसका सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक विकास भी होता है। व्यक्तित्व को संपूर्णता प्रदान करने में शिक्षा की भूमिका एक एवं महत्व से सभी परिचित हैं। शिक्षित व्यक्ति का सोचने विचारने का तरीका निश्चित रूप से बेहतर होता है और वह समाज, एक देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को अधिक तीव्रता से अनुभव करता है। व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा परम आवश्यक है। यदि अति यौकिक न मानी जाए तो कहा जा सकता है कि अशिक्षित व्यक्ति तो पशुतुल्य है। संस्कृत में एक लोकोक्ति है, साहित्य संस्कृति कलाहीन व्यक्ति सिंह और पूंछ से रहित पशु है, ठीक है। भारत में साक्षरता, ठीक है। भारत में अब साक्षरता देख लीजिए हेडिंग डाल के। भारतवर्ष में निरक्षरता का प्रतिशत चिंताजनक स्तर पर है। स्वतंत्रता के 70 वर्षों के उपरांत भी हम अल्प मात्रा में ही लोगों को शिक्षा दे पाए हैं। सन 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत मात्र 65.38 है। निरक्षर लोगों में भी अधिकांश 15 से 35 वर्ष की आयु वाले लोग हैं। मोटे तौर पर इस वर्ग के अशिक्षित लोगों की संख्या 10 करोड़ से अधिक है। प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ,
अब डाल लीजिएगा प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ। इसके अंतर्गत लिखा जाएगा प्रौढ़ शिक्षा का अभिप्राय 15 से 35 वर्ष के आयु वाले इन्हीं लोगों को साक्षर बनाना है। इन्हें इतना शिक्षित करना है कि वे लिख पढ़ सके, हस्ताक्षर कर लें और सामान्य हिसाब किताब कर लें। किसी विशेष विषय में उन्हें निष्णात कर पाना न तो संभव है और न ही कोई उपयोगिता है। अतः प्रौढ़ शिक्षा में साक्षरता पर ही विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगली हेडिंग है प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य। अगर आप हेडिंग नहीं डालना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पर हेडिंग डालेंगे तो ज़्यादा बेटर है। प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य। प्रौढ़ शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य 15 से 35 आयु वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं में चेतना एवं जागृति उत्पन्न करना है, जिससे वे शिक्षा के महत्व को समझ सकें और उनका शोषण बंद हो जाए। अशिक्षितों का शोषण अभी भी ग्रामीण सूर्दखोर एवं महाजनक कर रहे हैं। उन्हें न तो सरकारी कानूनों की जानकारी है और न ही इस बात का पता है कि सरकार उन्हें उनके कल्याण के लिए क्या क्या योजनाएं चला रखी है। ग्रामीण बैंकों से किस प्रकार कर्ज मिलता है, इस संबंध में भी वे अनभिज्ञ हैं। प्रौढ़ शिक्षा के लाभार्थी को केवल अक्षर ज्ञान करा देना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उन्हें जन कल्याणकारी कार्यक्रमों यथा परिवार योजना, वृक्षारोपण, पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ्य एवं सफाई, कृषि, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों, शाकाहारी समितियों, ग्रामीण बैंकों आदि के बारे में भी जानकारी कराई जाती है, जिससे वे व्यापारिक लाभ उठा सकें। प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को लाभान्वित करके उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि करके उसे देश का उपयोगी नागरिक बनाया जा सकता है। प्रौढ़ शिक्षा की तकनीक। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा की तकनीक। प्रौढ़ शिक्षा की विधि औपचारिक शिक्षा से नितांत भिन्न है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों पर लोग शिक्षा प्राप्त करने हेतु आए और यह तभी संभव है जब उन्हें वहाँ उपयोगी बातें बताई जाएं, जो उनके दैनिक जीवन स्तर को सुधार सके, उनकी आमदनी बढ़ा सके। वहाँ मनोरंजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। गीत, भजन, नृत्य आदि के द्वारा लोगों को इन केंद्रों की ओर आकृष्ट किया जाता है। वहाँ उन्हें अक्षर ज्ञान कराने के साथ साथ कला, कौशल, कुटीर उद्योग आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे वे अपनी आमदनी बढ़ा सकें। अनुदेशकों की भूमिका। वस्तुतः प्रौढ़ शिक्षा में अनुदेशकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्हें गहन प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है तथा उनको दिया जाने वाला वेतन भत्ता मानदेय भी आकर्षण होना चाहिए। शैक्षणिक प्रक्रिया को मनोरंजक एवं रुचिकर बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ उपकरणों, चार्टों एवं चित्रों का भी उपयोग करना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा में दूरदर्शन की भूमिका। प्रौढ़ शिक्षा में दूरदर्शन की भूमिका हेडिंग है। आज दूरदर्शन का नेटवर्क लगभग संपूर्ण भारत में कार्य कर रहा है। इस प्रभावी जन संचार माध्यम का उपयोग प्रौढ़ शिक्षा के लिए किया जाना चाहिए। दूरदर्शन पर प्रौढ़ शिक्षा के एक सफल धारावाहिक का प्रसारण किया जा चुका है, जो पर्याप्त लोकप्रिय रहा है। मेमोरी कार्ड या पेन कार्ड ड्राइव भी विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करवाकर दिखाए जा सके। प्रौढ़ शिक्षा राष्ट्रीय कर्तव्य। फ्रेंड देखिए, आप इसे ध्यान से सुनिए, 2 से 3 बार आप आराम से सुनिएगा, आपको इतना ज़रूर याद हो जाएगा कि पेपर में आप खुद से लिख लें कहानी जैसे बनाकर। ठीक है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस रिलैक्स होके सुनिए और माइंड इसी पे होना चाहिए कि नहीं कि बस सुनते रहे और कुछ कार्य करें। रिलैक्स होकर सुनिए और इसी को सुनते रहिए, बस 2 से 3 बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा राष्ट्रीय कर्तव्य। प्रौढ़ शिक्षा राष्ट्रीय कर्तव्य। प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय कर्तव्य मानकर प्रत्येक पढ़े लिखे व्यक्ति को निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने में व्यक्तिगत योगदान करना चाहिए। सरकार प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम जोर से चला रही है। 8वीं योजना में भी इस मद पर व्यय हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है, किंतु इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता है। सच तो यह है कि बहुत से प्रौढ़ शिक्षा केंद्र केवल कागजों पर चलते हैं। इस हेतु प्राप्त धन का दुरुपयोग किया जाता है। कॉलेजों एवं महाविद्यालयों को इस दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा योजना NCC के द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए तथा कानून बनाकर ऐसा प्रावधान कर देना चाहिए कि स्नातक की उपाधि तभी प्राप्त होगी जब प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 5 व्यक्तियों को साक्षर कर देगा।
अवकाश प्राप्त राजकीय कर्मचारियों एवं शिक्षकों की सेवाएं भी सरकार को लेनी चाहिए। शिक्षित बेरोजगारों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में अधिक से अधिक लगाया जाए और मानदेय के रूप में उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। प्रौढ़ शिक्षा एक जन आंदोलन। अगली हेडिंग है प्रौढ़ शिक्षा एक जन आंदोलन। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को हमें जन आंदोलन के रूप में विकसित करना चाहिए तथा स्वयंसेवी संगठनों को भी इस दिशा में ठोस प्रयत्न करना चाहिए। यद्यपि सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है तथापि अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। श्रमिकों को साक्षर बनाने का उत्तरदायित्व तो उनके योजनकों पर डाल देने का कानून सरकार को बनाना चाहिए। केवल आंकड़ों में नहीं अपितु वास्तविक स्तर पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें प्रयास करना होगा, तभी हम देश की समस्याओं से छुटकारा पा सकेंगे। उपसंहार ये लास्ट हेडिंग है। उपसंहार भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हुए यह आवश्यक है कि यहाँ शिक्षित व्यक्तियों को पूर्ण शिक्षा में सक्रिय योगदान करना चाहिए। निरक्षरा को पूर्ण शिक्षा केंद्रों तक लाना और उन्हें साक्षर कराना साधारण काम नहीं है। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं इसे बता सकें यह कि टेढ़ी खीर है ये टेढ़ी खीर है, किंतु हमें धैर्यपूर्वक इसे एक जन आंदोलन के रूप में इसे विकसित करना है और यह तभी संभव है जब प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति इस कार्यक्रम को अपनी जीवन का ध्येय बना ले। निरक्षर को अक्षर का ज्ञान कराना एक पूर्ण कार्य भी है जो हमारे लोक और परलोक दोनों को सुधारती है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन समाप्त हुआ आप लोग का। आएंगे अब अगले क्वेश्चन पे, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहित करने में यूनिसेफ की क्या भूमिका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। शिक्षा में भारतीय शिक्षा प्रणाली में यूनिसेफ की भूमिका लिखी या भारतीय शिक्षा में नवजात के यूनिसेफ के कार्य महत्व, बात वही है। ठीक है, तो आंसर पाते हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली में यूनिसेफ की भूमिका एवं कार्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हम नीचे आते हैं, चलते हैं अपने आंसर की तरफ। पहले देख लीजिए, यूनिसेफ की स्थापना यूएनओ द्वारा की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस संस्था की स्थापना उन हजारों लाखों बेघर भूखे बीमार बच्चों को सहायता के लिए की गई थी जिन्होंने विश्व युद्ध में अपना सब कुछ खो दिया था, तथा इस संस्था का नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड रखा गया था। इसके नाम में थोड़ा परिवर्तन कर अब इसका नाम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड रखा गया है। ठीक है, यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड है। ठीक है, पहले इसे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड कहा जाता था क्योंकि इस संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी। उस समय आपातकाल को देखते हुए युद्ध की विभीषिका द्वारा बेघर हुए 34 लाख बच्चों तथा कुपोषण के शिकार बच्चों के कल्याण के लिए यह संघ बनाया गया था तथा इसे यह नाम दिया गया। अब इसको इस पूरे नाम से इंटरनेशनल तथा इमरजेंसी शब्द हट गए, फिर भी इसके अंग्रेजी के संक्षिप्त नाम में आई तथा ई अब भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा सन 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई। प्रथम 4 वर्षों तक इस संगठन ने द्वितीय महायुद्ध की चपेट में आए बच्चों के लिए कार्य किए तथा इसके बाद भी ये अन्य विकासशील देशों के बच्चों के लिए सहायता दे रहा है। यूनिसेफ यह भी समझता है कि विकासशील देशों में गरीब के कल्याण निरक्षरता है क्योंकि धन की कमी से बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते हैं। यही निरक्षरता कुपोषण का भी एक बड़ा कारण है क्योंकि कुपोषण आहार संबंधी ज्ञान होने पर संतुलित भोजन प्राप्त करना उतना मुश्किल नहीं होता है। अतः यूनिसेफ जैसा संगठन बच्चों के विकास के लक्ष्य को लेकर चलता है। वहीं संयुक्त संघ मानव कल्याण एवं उत्थान के लिए कार्य करता है। किसी भी देश का भविष्य उसके बच्चों पर निर्भर करता है। उसके बच्चों के स्वास्थ्य गुणों कलाओं योग्यताओं के आधार पर ही देश के अगले 20 वर्षों के बाद के भविष्य की कल्पना की जाती है। इसलिए यूनिसेफ के सारे कार्य एक सहायता प्राथमिक रूप से शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित हैं। यूनिसेफ ये भी समझता है कि
अज्ञानता का कारण गरीबी है और कुपोषण अज्ञानता कारण होता है। कुपोषण अज्ञानता का कारण होता है। धन की कमी के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और उनको बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं तथा इन्हीं बीमारियों के कारण निर्धनता आती है। यूनिसेफ के कार्य बाल अपराध रोकने की दिशा में परिवार का विशेष उत्तरदायित्व है। समुचित पारिवारिक परिस्थितियां उत्पन्न करके बाल अपराध को कम करना। माता पिता इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्हें जहां तक संभव हो बालकों के समक्ष आपस में लड़ना नहीं चाहिए। माता पिता को सभी बच्चों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। उन्हें स्वयं आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जिसका बालक अनुसरण करे। बालकों को उनकी त्रुटियों पर समझाना चाहिए। उन्हें शारीरिक दंड तो कभी नहीं देना चाहिए। दूसरा है बाल अपराधों को रोकने के लिए स्वास्थ्य मनोरंजन का विकास किया जाना चाहिए। बच्चों के लिए छोटे छोटे उद्यानों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन उद्यानों में खेलकूद की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों के लिए पुस्तकालय तथा वाचनालय होना चाहिए। तीसरा है बाल अपराध को रोकने हेतु शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। विद्यालयों में बाल मनोविज्ञान विशेषज्ञ शिक्षक रखने चाहिए। पाठ्यक्रम रोचक बनाना चाहिए ताकि बालक पढ़ने में आनंद प्राप्त करें और कक्षा से बाहर भागने का विचार भी मन में न आए। विद्यालय में उनकी रुचि के अनुकूल विषय होने चाहिए। उनके लिए मनोरंजन के साधन होने चाहिए। शिक्षा संस्था में नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। चौथा अपराधों को जन्म देने वाली गंदी बस्तियों को समाप्त कर देनी चाहिए। इसके स्थान पर स्वच्छ और स्वस्थ आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए। पाँचवा बाल अपराध मनोवैज्ञानिक विधि के द्वारा भी कम किए जा सकते हैं। अनेक मनोवैज्ञानिक कारण बाल अपराध के लिए उत्तरदायी होते हैं। बाल अपराधों को रोकने के लिए मनोवैज्ञानिक विधियां हैं जैसे नॉन डायरेक्टिक टेक्निक्स, दूसरा साइकोड्रामा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इस क्वेश्चन के आंसर आपके यहाँ ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स प्लीज़ यार, क्योंकि मेरा अभी नया चैनल, मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। तो आपके लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ यार मेरे लिए इतना सो कर लेना कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।